नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टेट बिहार पेपर 1 का, यानी बिहार स्टेट पेपर 1 से संबंधित आज एक और वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में क्या हम देखने वाले हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बिहार स्टेट 2025 पेपर 1 टीजीटी, यानी आज हम लोग स्टेट 2025 जो आने वाली नोटिफिकेशन है उसी के पेपर 1 के टीजीटी यानी 9 to 10 का जो है स्टेट के तैयारी करने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी पेपर के प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी अगर आप हिंदी से संबंधित पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट है पहला प्रैक्टिस सेट है, इसी तरह हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप बिहार बीपीएससी टी 4.0 का तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ भी व्याकरण पूछा जाता है और इसके सिलेबस में व्याकरण के ही टॉपिक हैं। तो यहाँ अगर देखिएगा तो आपका बीपीएससी 4.0 में भी काम देगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हिंदी जंक्शन के माध्यम से जितने भी बच्चे स्टेट के लिए जुड़ते हैं सभी का रिजल्ट हो जाता है, यानी हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। यानी हिंदी जंक्शन से आप जुड़ते हैं और तैयारी सही दिशा निर्देश में करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग जो है 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो ये 100 प्रश्न में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 पे 199 रुपया पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से जो है आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट भेज दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपके समक्ष पहला प्रश्न उपस्थित है, आप इसका सही आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बिहार स्टेट 2025 पेपर 1 टीजीटी प्रैक्टिस सेट 1, यानी आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट पहला बना रहे हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में भी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और सभी टॉपिक का लेक्चर भी किया जाएगा। साथ ही जो पेपर 2 है स्टेट पेपर 2 है उसका भी लगभग क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन में जो है एक एक टॉपिक को देखते चले जाएंगे और जल्द ही हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में बीपीएससी 4.0 के भी जो कुछ प्रैक्टिस सेट है उसको करते चलेंगे। उसका क्लास जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, 1-2 क्लास जो बाकी है बीच में कर देंगे। तो स्टेट पे ज़्यादा फोकस इस बार रहेगा पहले, क्योंकि स्टेट के बाद जो है 4.0 का एग्ज़ाम होगा तो उसी पे ज़्यादा फोकस है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। देखिए डायरेक्ट जो है परिभाषा से ये प्रश्न पूछ लिया है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 2 वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं उसे संधि कहा जाता है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार स्टेट में 4 विकल्प रहते हैं जबकि बीपीएससी में 5 विकल्प रहते हैं। तो स्टेट क्वालिफाई करना है तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। जितने भी वीडियो बनाएंगे पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए आप उसको देख लीजिएगा तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप उसी का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए जो यथोचित है इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो यथा जो उचित हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प ग सही आंसर इसका है, यानी यथा जोड़ उचित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर ही प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। साथ ही व्याकरण के जो 100 प्रश्न यहाँ करवाए जाएंगे वो बीपीएससी 4.0 के लिए और स्टेट पेपर 2 के भी बहुत सारे टॉपिक जो है यहाँ सामने मैच करेंगे, तो दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि से बना है, यानी कौन सा शब्द में जो है व्यंजन संधि है आपको बतानी है। तो देखिए व्यंजन संधि में प्रति जोड़ एक ये तो स्वर संधि है, महा जोड़ ऋषि ये भी स्वर संधि है, उत्त जोड़ धार यानी उद्धार। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ग तीसरा प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्धार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है। स्वार्थ जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। तो स्वार्थ में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। अगर संधि वाले आप टॉपिक नहीं देखे हैं तो व्याकरण के जो टॉपिक पढ़ा है उसमें संधि का टॉपिक जो है लगा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको विस्तार से बताया गया है। आप वहाँ देखिएगा तो संधि आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, यानी वह कौन सा कथन है जो तत्पुरुष समास से संबंधित है, यानी तत्पुरुष समास से जो संबंधित है उसी को यहाँ रखा गया है। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं, ऐसा तो नहीं है तत्पुरुष का। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक है, ये भी नहीं है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ये देखिए पूरी तरह से लगभग सही है, यानी इसमें प्रायः उत्तर पद यानी बाद का पद जो है प्रधान होता है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें प्रायः उत्तर यानी बाद का पद प्रधान होता है। तो पांचवा का विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है पुत्र शोक में कौन सा समास है। पुत्र शोक में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए पुत्र शोक में जो समास है वो पुत्र के लिए जो शोक करता है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यहाँ जो कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, क्योंकि जानते हुए आप प्रश्नों को गलत बना देते हैं तो उससे आपको बचना है। और प्रैक्टिस सेट यही आदत आपको लगाता है, तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे। और ख़ास करके पेपर 1 के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि लगभग हम जितने क्लास करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट जो भी होगा लगभग 5 से 10 को हम करवाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा तो तैयारी 100% हो जाएगा। स्टेट का जो है सिलेबस है पेपर 1 का तो बहुत छोटा है, लेकिन पेपर 2 का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, तो उसको भी देखने पर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, यानी किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, ये कौन सा समास में करता है। तो देखिए क्रिया विशेषण का जो काम करता है वो अवयवी भाव समास जो है काम करता है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो कौन जो है अवयवी भाव समास का उदाहरण है आपको बताना है। तो देखिए अवयवी भाव का जो उदाहरण है वो अनजर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ द्वंद्व समास आ जाता है, यानी अंत का अनंत, धर्माधर्म, ये दोनों जो है नहीं है तीनों। विकल्प क सही हो जाएगा, पर यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस तरीका के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी हो सकते हैं आपके सभी तरीके के प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए हाथों हाथ ये जो है अवयव है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। विकल्प ग यानी अवयवी भाव समास का उदाहरण है, अवयवी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो देखिए छाया तरु, पर्णसारा और चंद्रमुखी, यानी कि तीनों के तीनों जो हैं कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, यानी तीनों जो हैं सही है, तीनों कर्मधारय समास का उदाहरण है।
तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है, यानी मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है, तो वह क्या है आपको बताना है। तो वो जो है रचना है, यानी रक्षण दिखा करके बात किया जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो है 3 शब्द शक्ति के भेद हैं, अभिधा व्यंजना रचना। उसमें जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है रचना का प्रयोग करता है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत का चहुमुखी, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में, चहुमुखी विकास हो रहा है। अब देखिए यहाँ जो चहुमुखी विकास हो रहा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। चहुमुखी विकास हो रहा है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो इसमें जो शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है वो रचना का प्रयोग हुआ है। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि रक्षण दिखा चहुमुखी विकास हो रहा है, तो रक्षण दिखा करके बात किया जा रहा है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित ना होकर अर्थ पर आधारित होती है तब वह कही जाती है। तो तब वह क्या कही जाती है ये आपको बताना है। तो व्यंजना जब शब्द पे नहीं होता है, आधारित होकर अर्थ पर होता है, तो उसे जो है आर्थी व्यंजना कहते हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो कुछ प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं, और जब समझिएगा नहीं अच्छे से तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझिए, उसके बाद बनाइए। कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है। देखिए यहाँ जो भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किएगा है, ये आपको दिमाग में बैठाना है, सोचना है, और साथ ही यहाँ बेहतरीन प्रश्नों का जो है सिलेक्शन किया गया है, स्तर का ध्यान रखा गया है। तो देखिए ध्वनि पर आधारित जो होती है कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो ध्वनि पर जो आधारित होती है वो व्यंजना होती है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यंजना जो है शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी पद में सदेश अलंकार हो तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी। यानी यदि कोई कविता में जो है सदेश अलंकार हो तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो वहाँ जो शब्द शक्ति होगी वो व्यंजना शब्द शक्ति होगी। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, यानी भाववाच्य का जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो देखिए भाववाच्य का जो उदाहरण है वो विकल्प घ हो जाएगा। धूप में चरा नहीं जाता, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया है, निगेटिव अर्थ देता है, तो भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो इसमें जो वाच्य का प्रकार है वो कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। कर्मवाच्य का ये प्रकार है, तो विकल्प ख सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, और व्याकरण के जो प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं वो बीपीएससी 4.0 के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी लाभदायक होगा। तो अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इसको देख सकते हैं, या फिर स्टेट पेपर 2 का कर रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक जो है लगभग 50% प्रश्न पेपर 2 के भी हो सकते हैं। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो भाववाच्य में जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। किस वाच्य में ऐसा होता है जिसमें एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है,
क्रियाएं। तो ये जो होता है वो भाववाच्य में हमेशा होता है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सरल प्रश्न आया है, वाच्य के कितने प्रकार हैं। अब देखिए कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा तो 30% जो प्रश्न रहते हैं वो बिल्कुल सरल होते हैं, तो आप उसको ये नहीं सोचिए कि बहुत हल्का प्रश्न दिए हैं, क्योंकि 30% प्रश्न को मैंने सरल रखा है, बाकी जो है जटिल बनाया है। तो वाच्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसके जो भेद हैं वो 3 भेद होते हैं। अब देखना है 3 विकल्प में है या नहीं। अब देखिए 2, 5, 7 है, तो ये तो कोई नहीं है, विकल्प घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो परीक्षा है विकल्प इनमें से कोई नहीं जो दे देता है, ये थोड़ा सा जटिलता बना देता है और उससे आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य में से किससे शुरू होता है, यानी चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है, यानी दूसरा वाक्य उपवाक्य जो है इनमें से किससे शुरू होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए चूंकि फिर ये जो है फिर जो शब्द आया है वो चूंकि के साथ आता है उपवाक्य में, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना है। तो ये जो वाक्य है निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि मना किया जा रहा है। तो जब भी मना किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जो है छूने से मना किया जा रहा है, तो निषेधवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए, यानी निम्न वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा है उसका पहचान करना है। तो देखिए ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, बिल्कुल ये संयुक्त वाक्य है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा गया है। वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पे किया गया है आपको बताना है। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण किया गया है विकल्प 2 हो जाएगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। 2 आधारों पे किया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि वाक्य के जो रचना की दृष्टि से है 3 प्रकार के हैं और अर्थ की दृष्टि से जो है वो 8 प्रकार के हैं। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, 2 प्रकार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ कुछ प्रश्न बहुत छोटे हैं लेकिन आपको दुविधा में डाल देते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी देखना है और वो प्रश्नों पे आपका जो पकड़ है अभ्यास के द्वारा ही बना रहेगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य के 2 भेद हैं, वो कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पे वाक्य के जो भेद हैं वो 3 भेद होते हैं, यानी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ख होगा, यानी 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह है। तो वह क्या है, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह है। तो वह क्या है आपको पूछा गया है। तो वह जो है वाक्य कहलाता है, यानी वाक्य में जो है पूरी बात कही जाती है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न है, इस तरह का जो प्रश्न है बहुत कम देखने को मिलता है, कहीं कहीं ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे भी प्रश्नों को देखना है। तो आपको जो है शब्दों में उलझाएगा, उससे आपको बचना है और प्रैक्टिस सेट किए हुए रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, यह कैसा वाक्य है। मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, यह कैसा वाक्य है आपको बतानी है। तो ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है, जो के द्वारा जो है जोड़ा हुआ है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग सामने है, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए चिन्ह विचार से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसे जो है योजक चिन्ह देते हैं। जैसे आप लिखते हैं धीरे धीरे, धीरे योजक चिन्ह धीरे, तो जो है यहाँ योजक चिन्ह जो है प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो अब तब करना मुहावरे का अर्थ है बहाना बनाना, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो दिया गया है, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना, उम्र पता लगाना, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये जो टॉपिक है ये आप खुद व्याकरण से देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई व्याकरण है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद का आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना रख सकते हैं। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं या वीडियो के टैग में दिया हुआ है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिया जा रहा है आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है सीधा सीधे अर्थ होता है मनुष्य जीवन नश्वर है, यानी आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य जीवन नश्वर है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो जो कोक्ति भी बहुत मायने रखता है, विशेष अर्थ में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है वार खारी जाना मुहावरे का सही अर्थ है। वार खारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो रूठ जाना ये तो नहीं है, आक्रमण करना नहीं, जंगल में खो जाना ये भी नहीं है, युक्ति का सफल ना होना, यानी कोई जब युक्ति का हम प्रयोग करते हैं और वो सफल नहीं होता है तो कहते हैं वार खारी चला गया, यानी वार जो है खारी जाना मुहावरे का अर्थ है युक्ति का सफल ना होना। आगे प्रश्न है, देखिए आप देखिए सामने 80 की आमद 90 खर्च, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 80 की आमद 90 खर्च, जो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या है आपको इसका सही जवाब देना है। तो 80 की आमद 90 खर्च, यानी आय से अधिक जो है खर्च होगा, तो ये जो मुहावरा का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। किताब का कीड़ा होना जो मुहावरे हैं उसका जो है सही क्या अर्थ होगा? इसका है बहुत अधिक पढ़ने वाले, यानी किताब का कीड़ा होना। विकल्प ग सही हो जाएगा। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है चुगली करना नहीं, बहुत शोर करना नहीं, असंभव काम होना नहीं, अचानक आफत आ पड़ना, यानी आसमान फट जाना। विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मुहावरे से प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रश्न पढ़िएगा और समझ लीजिएगा, तो आपके सही होने की संभावना 99% हो जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम में बैठिए तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद जो है आंसर कीजिए, क्योंकि ऐसे में जो है जानते हुए प्रश्नों को सही बना के आते हैं, अन्यथा कभी कभी गलत हो जाता है, तो उससे आपको बचना है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? ये जो वाक्य है वो किस पदबंध का उदाहरण है आपको बताना है। तो ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है ये संज्ञा पदबंध का, अयोध्या के राजा यानी संज्ञा पदबंध आ गया, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पदबंध वाले टॉपिक को देखिएगा तो अर्थ जो है स्पष्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती है, किस पदबंध का उदाहरण है? तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती है, इसमें जो पदबंध है वो कौन सा पदबंध है? तो तेज चलने वाली यानी तेज, तो यहाँ देखिए विशेषण का काम कर रहा है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी विशेषण पदबंध है, यानी ये जो वाक्य में है
विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्रिया पदबंध का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्रिया पदबंध का उदाहरण इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, वह बाजार की ओर, वह नहीं, वह बाजार की ओर आया होगा, तो विकल्प ये भी सही है। सुरेश नदी में डूब गया, ये भी सही है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, तो सभी में जो है क्रिया का जो है समावेशन किया गया है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों में जो है क्रिया पदबंध आया हुआ है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पदबंध के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? पदबंध के जो भेद माने जाते हैं मुख्यतः वो कितने भेद होते हैं? तो पदबंध के जो मुख्यतः भेद माने जाते हैं वो 4 भेद माने जाते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ देखिए विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। पदबंध के जो भेद हैं मुख्यतः 4 माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो यह आसमान में उड़ने वाला पक्षी कैसे लहरें देता हुआ उड़ता ही जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध नहीं है? कौन सा पदबंध इसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो पदबंध आया है वो, इसमें जो पदबंध आया है वो आपका जो देखिएगा तो संज्ञा पदबंध इसमें नहीं आया है। संज्ञा कोई नहीं, बाकी क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तीनों है और इसमें नहीं पूछा है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का को चयन कीजिए, यानी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य आपको देखना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो जैसे लिखा हुआ है 1 दर्जन केले लाओ, तो बिल्कुल शुद्ध है, 1 दर्जन केले लाओ बिल्कुल शुद्ध है। मैं कार से दिल्ली गई, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने आज 1 रोटी खाई, ये भी सही है। प्रज्ञा प्रतिदिन अनेकों किताब, प्रतिदिन, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्रतिदिन अनेकों किताबें पढ़ती हैं। अब देखिए, प्रज्ञा जो है प्रतिदिन अनेकों किताबें पढ़ती है, तो यहाँ अनेक अपने आप में प्लुरल है, तो अनेकों के जगह अनेक किताबें पढ़ती है। अनेक का कभी अनेकों नहीं होगा, तो विकल्प ये गलत है, यानी ये अशुद्ध है। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ऐसे विकल्प रहते हैं, उससे आपको बचना है, देखना है अच्छे से, तभी ऐसे प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य को छांटिए, यानी कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है उसको छांटना है। अब देखिए, यहाँ बारीकी से देखिए, बच्चों ने दौड़ लगा दिया, तो बच्चों ने दौड़ लगा दिया नहीं, बच्चों ने दौड़ लगा दी, यानी विकल्प ये जो है गलत हो गया। यानी शुद्ध को, संजय बहुत बुद्धिमती है, बुद्धिमती नहीं है, बुद्धिमान है, तो ये भी है गलत। यह संतरा बहुत खट्टा है, बिल्कुल सही है, यह संतरा बहुत खट्टा है। राजू जोर से चिल्लाए, चिल्लाए नहीं चिल्लाया, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। देखिए कि यहाँ जो है लिंग दोष ज़्यादा दिया गया है वाक्य में, जो कि शुद्ध नहीं है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। यानी ग विकल्प जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है और शुद्ध वाक्य ही पूछा गया है। तो शुद्ध अशुद्ध जो रहेगा उसको देख लीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक होगा तो आपका आंसर मिस्टेक कर जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, तो उससे आपको बचना है। अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। तो अब हमको ढूंढना है कि अशुद्ध कौन सा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो ये जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध पूछा जा रहा है, तुम्हें अब मैं नहीं समझा सकता, ये भी बस सही है। तुमको अब मैं कैसे समझाऊं, तुमको अब मैं कैसे समझाऊं, अब मैं तुमको कैसे समझाऊं, तो ये तो अशुद्ध है, तो ये जो है सही हो जाएगा। यानी अशुद्ध पूछा जा रहा है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य को पढ़िएगा तो कुछ कुछ आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब देखिए, पूछा जा रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
अब देखिए पूछ रहा है चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, तो विभिन्न नहीं यहाँ प्रयोग हुआ, ये तो गलत है। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ये भी गलत है। चंद्रगुप्त के विविध नाम है, ये भी गलत है। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं जो है यहाँ पे जो प्रयोग होगा ये बिल्कुल सही है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मैंने यह काम कर देना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो कौन सा अशुद्ध अंश है उसको आपको पहचानना है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए आप प्रश्नों को देखिएगा तो खुद समझ में आ रहा है कि कैसे जो है प्रश्नों को जटिल बनाया जाता है शब्दों में उलझा करके। अब देखिए यहाँ अशुद्ध अंश कौन सा है, तो मैंने तो सही है। उसके बाद आता है यह काम, तो ये भी सही है। कर देना चाहिए, ये भी सही है, चाहिए सही है। लेकिन यहाँ पूछा जाए मैंने यह काम कर देना, तो मैंने की जगह जो है होना चाहिए मुझे यह काम कर देना चाहिए, तो विकल्प क सही हो जाएगा। यही जो है अशुद्ध अंश है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सोचना है, बनाना है। तो कैसे बनाना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राजपत्र पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द है, तो राजपत्र का जो अंग्रेजी में समान अर्थ देने वाला शब्द है वो कौन सा है, तो वो हो जाता है गजेट। गजेट यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। गजेट का हिंदी जो है राजपत्र होता है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। ये सारे जो है पारिभाषिक जो शब्दावली है, तकनीकी शब्दावली है, वहीं से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वही टॉपिक से। अब देखिए एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो एरिया जो अंग्रेजी शब्द है उसके लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा हिंदी में आपको बताना है। तो एरिया मतलब होता है क्षेत्र, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राजकोष पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द है, तो राजकोष का जो पारिभाषिक शब्दावली होगा वो क्या होगा, तो उसका हो जाएगा एक्सक्यूअर, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेसिमाइड अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसके लिए जो शब्द आया है वो क्या होगा, यानी इसके लिए जो शब्द होगा हिंदी में वो क्या होगा, तो प्रतिकृति होगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये शब्द थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, जब तक इंग्लिश में आप बहुत सारे शब्दावली को नहीं जानिएगा तब तक ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे। डिफरेक्शन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी का पारिभाषिक शब्द है, तो डिफरेक्शन का जो शब्द होगा हिंदी में वो हो जाएगा गवन, यानी गवन करना, डिफरेक्शन, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो ऐसे भी जो है पारिभाषिक शब्द पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो पारिभाषिक शब्दावली से बना हुआ टॉपिक है व्याकरण का, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे डाला हुआ है 35 जो लेक्चर है, उसमें एक पारिभाषिक शब्दावली से भी संबंधित टॉपिक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई व्याकरण के बुक होगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हिंदी व्याकरण में विस्तार निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ है, विस्तार जो शाब्दिक अर्थ है वो किसका है, तो ये जो अर्थ है वो प्रवन का जो है शाब्दिक अर्थ है विस्तार, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आप प्रवन से संबंधित एक व्याकरण के टॉपिक है जिसमें आप देखते हैं कि जब सरकारी आप पद पे होते हैं तो कोई रेटर आता है तो उसको विस्तार से वर्णन करना होता है, उसे ही प्रवन कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है, वीर रस में किस गुण की प्रधानता होती है आपको बतानी है। तो वीर रस की कविताओं को जब पढ़िएगा तो उसमें आपको प्रधानता क्या मिलेगी, तो वहाँ प्रधानता मिलेगी ओज गुण का, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। यानी काव्य के जो गुण है ओज प्रसाद माधुर्य, यानी ओज गुण का वहाँ पे महत्ता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत रखन संराम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है, यानी इसमें जो काव्य गुण है
वो कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। तो इसमें जो नुपुर यानी पायल की जो ध्वनि है उससे किया यानी यहाँ मधुर्य गुण आ जाएगा, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आप काव्य गुण नहीं देखे हैं तो टॉपिक बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। निम्नलिखित में से किसे जो है संचारी भाव भी कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं। निम्नलिखित में किसे संचारी भाव भी कहते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए विभाव को नहीं, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव यानी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं, यानी किस रस को जो है उज्ज्वल या मधुर रस भी कहा जाता है। तो देखिए भक्ति रस को उज्ज्वल या मधुर रस भी कहा जाता है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कुछ समय और लगेगा। और ये जो है टॉपिक हम प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें लगभग 1 घंटा लग ही जाते हैं, तो आप कीमती समय देते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आप चैनल को जो है अपना प्यार दे रहे हैं और इसे जो है लोकप्रिय बना रहे हैं, और साथ ही आपकी जो रच है, जिस सोच के साथ इस चैनल से जुड़े हैं, उस रच पे जो है खरा उतरेगा और आपको जो है रच की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे है, हृदय में मूल रूप से विद्वान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। तो हृदय में जो मूल रूप से भाव विद्वान रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहे जाते हैं यानी अस्थाई भाव उसे कहा जाता है, यानी अस्थाई भाव उसे कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विभाव के प्रकार कौन से हैं। विभाव के प्रकार कौन से हैं आपको बताने हैं। तो ये जो विभाव के आलंबन और उद्दीपन जो है विभाव के 2 प्रकार हैं, तो विकल्प ख और क दोनों हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आलंबन और उद्दीपन दोनों जो है विभाव के प्रकार होते हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है संचारी भाव, यानी संचरण करता है तो संचारी भाव। विकल्प ख सही हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या जो है 33 है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे पूछा जा रहा है रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं रस सूत्र के जनक, ये आपको बताना है। तो रस सूत्र के जो जनक है वो भरत मुनि माने जाते हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। इनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र है, जिसमें 8 रसों का उल्लेख किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें अस्थाई भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है उसे रस कहा जाता है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा का जो अस्थाई भाव है वो किस रस से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है विभक्त रस से संबंधित है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा गया जाता है, यानी रसों का राजा कहा जाता है किस रस को। तो इसमें जो प्रश्न में विकल्प है वो नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, विकल्प में नहीं है, तो विकल्प घ हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो विकल्प में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। उपयुक्त जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो इसमें जो है करुण रस का जो है वर्णन हुआ है, करुण रस आया है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार जो रस है उसका अस्थाई भाव क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो रति जो है उसका अस्थाई भाव है, तो जो कि रति विकल्प में नहीं है, तो विकल्प घ हो जाएगा, कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, आप जानते हुए गलत बना दीजिएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के जो प्रत्येक चरण होते हैं उसमें कितनी मात्राएं होती है, तो आपको बताना है 16 मात्राएं होती है।
विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ डिटेल में बताना जगह का थोड़ा सा अभाव हो जाता है। जब हम डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेंगे तो वहाँ डिटेल से बात किया जाएगा एक एक प्रश्न को। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो आने वाले जो विराम होते हैं उसे कहा जाता है यति, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। अब पूछ देगा यति किससे संबंधित है? रस से, अलंकार से, छंद से? तो छंद से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पे यति, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यति होती है। तो ये जो होता है वो गीतिका में होता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोहा और रोरा के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? तो इसके सहयोग से जो छंद बनता है उसे कहा जाता है कुंडलिया छंद, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो इसकी संख्या 8 होती है। यगन, मगन, जगन, ये सब जो है आप छंद वाले टॉपिक में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो यगन में जो लघु और गुरु का जो होता है वो, यानी एक जो है लघु, बाकी 2 जो है गुरु होता है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? यानी वर्णिक छंद कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो वर्णिक छंद जो नहीं है वो हरिगीतिका जो है वर्णिक छंद नहीं है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यति, मात्रा, चरण आदि का संबंध किससे है? तो इसका जो यति, मात्रा, चरण आदि का जो संबंध है वो छंद से होता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे या पढ़ाए गए हैं पेपर 1 के लिए, वो एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये जो छंद अलंकार जो रस है थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, इसको जब तक आप सीरियस होकर नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है मुक्तक छंद के सर्वाधिक सार्थक छायावादी कवि कौन है? तो जो मुक्तक छंद का प्रयोग किया है वो निराला ने अपनी कविताओं में ज़्यादातर प्रयोग किया है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। मुक्तक छंद के प्रयोक्ता माने जाते हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो सम जो मात्रिक छंद है उसका उदाहरण है चौपाई, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है बांधा था विधु को किसने, इनकारी जंजीरों से, मणिवारे फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ जो पंक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बढ़ा चढ़ा करके बात किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है आपको बताना है। तो वहाँ जो अलंकार होता है वो सदेश अलंकार होता है, यानी सदेश मतलब होता है चिपका रहना, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कार, अरि करी ही सौ बंध्यो आगे कौन हवार? इसमें कौन सा अलंकार है? यानी इसमें जो आया है वो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो अनुयोक्ति अलंकार है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अर्थालंकार है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है अर्थालंकार है आपको बताना है। तो अर्थालंकार जो है वो रूपक जो है अर्थालंकार है, बाकी जो है शब्दालंकार है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चरण कमर पंदौ हरिराई
इस काव्य में कौन सा अलंकार है? चरण कमर बंदौ हरिराई, इस जो काव्य पंक्ति है इसमें कौन सा रस है आपको, सॉरी कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है उपमा दिया जा रहा है चरण कमर, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तरनी तनुजा तट तमार, तरुवर बहुत छाए, झुके कुरे कुरसो जर परसन, हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरी जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ है, विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये जो लक्षण है वो अनुमान अलंकार का लक्षण है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है दिवसावसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सी सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ जो पंक्ति प्रस्तुत किया गया है वहाँ कौन सा अलंकार है? तो परी सी उतर रही है, यानी मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है, इसका बताना है। तो इसमें जो अलंकार का चर्चा हुआ है वो रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब 15 प्रश्न और बचे हुए हैं, इतना देर आपके जो है साथ हम भी बैठे हुए हैं और आप जो है मेरे साथ बने हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब 10 मिनट और रहिए तो हम लोग जो है 100 प्रश्नों को देख लेंगे। जहाँ बिना कारण के काज का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के काज होता है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ विभावना अलंकार होता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ जो पंक्ति आया है इसमें कौन सा अलंकार है? तो कनक का जो है अर्थ 2 है, तो यमक अलंकार हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ उपमा अलंकार उपमा दिया जा रहा है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अर्थालंकार है? निम्नलिखित में कौन है जो अर्थालंकार का उदाहरण है? तो अनुप्रास अलंकार जो है अर्थालंकार का उदाहरण है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ हो जाएगा श्रेष्ठ अलंकार, यानी अर्थ जो है चिपका हुआ वहाँ रहता है, विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो अलंकार होता है अन्योक्ति अलंकार होता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। कारी घटा का घमंड घटा का अलंकार बताइए, यहाँ जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है यमक अलंकार है, घटा घटा 2 शब्द है, दोनों का 2 अर्थ है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस 2 में कौन सा अलंकार है?
तो ये जो देह दोहा का प्रयोग हुआ है उसमें श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यहाँ जो दोहा दिया गया है उसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रहे, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रश्न संख्या 95 से 100 तक जो है नीचे गए दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और उससे जो है पूछे गए प्रश्न जो है उत्तर को देखना है और भरना है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसको बनाएंगे। तो कहा जा रहा है प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोरों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभाव सिर अचर स्थिति संयुक्त आचरण ना हो तो समय साहित्य का रंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से। ना अंजीर से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब देखिए ये गद्यांश है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, प्रेम की भाषा है, तो प्रेम की जो भाषा है वो क्या है? तो शब्द रहित है, ऊपर चर्चा किया गया है, विकल्प घ सही हो जाएगा। गद्यांश बनाने वक्त यही दिमाग में रखना है, जिसका चर्चा करेगा वही आंसर होगा, अपना मन से जो है शब्दों का चयन नहीं करना है। आगे दिख रहा है अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अरण्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है आपको बताना है। तो अरण्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो जंगल हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यत्न से आशय है, यत्न से आशय है, तो यत्न मतलब प्रयास करना, तो विकल्प ग सही हो जाएगा, प्रयास। यत्न मतलब प्रयास हो जाएगा। आगे है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो गद्यांश में जो वर्णन किया गया है वो आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। आपके सामने है 100वां प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रेम की भाषा ये नहीं है, जीवन अकारण ये भी नहीं, सच्चा आचरण बिल्कुल सही बात है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को बिहार स्टेट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 1 करवाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। तो आप लोग इस वीडियो में देखे हैं अंत तक, तो 100 प्रश्न में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। इसी तरह हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस सेट जो है करते रहेंगे, पेपर 1 से संबंधित भी, और ज़्यादातर जो है पेपर 2 को देखेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो उसी को ज़्यादा देखेंगे, और बीच बीच में जो है पेपर 1 को भी देखेंगे, और साथ ही जो है बीपीएससी 4.0 के लिए भी वीडियो देखते चलेंगे कुछ कुछ, जिससे कि तैयारी उसका भी होता चला जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको मिले या पेपर 1 का, तो 199 रुपया हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है भेज दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रैक्टिस सेट
और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। जिसको आप ईमानदारी से 2-3 बार पढ़ देते हैं तो आपका रिजल्ट होने की 100% गारंटी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000+ बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं, यही कामना है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।